जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके पढ़ाई को हम और ज्यादा सुगम्य बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए आपके लिए मई महीने का पूरा करंट अफेयर लेके आए हैं, वो भी Q&A फॉर्म में। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन में, यानी कि प्रश्नोत्तरी श्रेणी में इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजों को एनालाइज कर सके, मेमोराइज कर सके और एग्जाम में उसका उपयोग कर सकें। तो जो भी मई माह में करंट अफेयर महत्वपूर्ण हुए हैं, जो भी समसामयिक घटना घटी हुई है, उसे हमने क्या किया है कि उसे Q&A फॉर्म में आपके सामने लेके आए हैं। अब देखिए, इसको अब हम प्रश्नोत्तरी श्रेणी में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सबसे पहला प्रश्न देखें दोस्तों, किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया, चलिए इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? ईरान। किस देश ने परीक्षण किया लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल? कौन है यह देश? ईरान। अब देखिए ये है क्या, ईरान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर। ठीक है, ईरान ने यह परीक्षण क्या किया था कि वह अपनी 1.5 मीट्रिक टन तक जो आयुध सामग्री है वह ले जाने में यह मिसाइल सक्षम है। अब देखिए यहां पे एक और प्रश्न बनता है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। यहां पे देखिए दो चीज अलग अलग हो गई। एक तो हो गई मिसाइल जो कि ईरान ने नाम रखा खाइबर, ईरान ने खाइबर नाम रखा। खाइबर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे ईरान ने लॉन्च किया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखिए अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल देखिए तो ये SRBM की श्रेणी में आता है। SRBM क्या होता है? शॉर्ट रेंज। SRBM क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये किस श्रेणी में आता है फ्रेंड्स? ये आता है दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है दागो और भूल जाओ। जैसे ब्रह्मोस, भारत में जो ब्रह्मोस बनता है, ब्रह्मोस जो बनता है वो भी लगभग इसी टेक्नोलॉजी पे बनता है कि ये कम दूरी पे ज्यादा मारक क्षमता प्राप्त करने वाली चीजें होती हैं और इसे अर्धचंद्राकार श्रेणी में जाता है। जैसे सपोज करिए कि आप यहां से इसे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है? टारगेट पॉइंट है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है? ये आपका टारगेट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका टारगेट पॉइंट है और ये आपका लॉन्चिंग पॉइंट है। तो ये जो लॉन्चिंग पॉइंट से जो ये टारगेट पॉइंट पे ये जा रहा है, तो जो इसके बीच में जो ये कोण बना रहा है ना, ये 45 डिग्री का ये कोण बना रहा है, इसीलिए अर्धचंद्राकार क्या हो गया? ये अर्धचंद्राकार हो गया ये। ठीक है, तो ये एक इसकी खासियत है। अब आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर है जो कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है? ये कौन सा है? बैंगलोर। कौन सा है ये फ्रेंड्स? बैंगलोर। अब आइए देखते हैं कि कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन राजस्व विभाग बेंगलुरु द्वारा किया गया है, यह संपत्ति पंजीकरण के लिए है। लेकिन अब हम यहां से जो हम फैक्चुअल जानकारी के बारे में क्या जानेंगे, कावेरी क्या है फ्रेंड्स? कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है जो ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब आप ये बताइए कि ये दक्षिण भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि एक सदा नदी है या नहीं है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया की अलग से एक पूरी रिवर पे वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन अभी आप बताइए कि ये दक्षिण भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाल ही में खबरों में रही अराकू वैली का जो कॉफी है, अराकू एक वैली है, उसका कॉफी है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा जो अराकू वैली कॉफी है वो कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन
निर्यातक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ने इसे जैविक उत्पाद के लिए, किस उत्पाद के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या दिया है, नेशनल प्रोग्राम का क्या दिया है, इसके लिए प्रमाण पत्र दिया है। अब आइए जानते हैं, अराकू कॉफी जो है यह एक उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी होती है। क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे महंगी कॉफी कौन सी होती है? विश्व की सबसे जो महंगी कॉफी होती है उसका नाम है कोपी लुका। क्या नाम है उसका? कोपी लुका, ठीक है, लुआका, ठीक है, लुआका या लुआक, दो चीज बोलते हैं। तो ये जो कॉफी है ये तो अराकू वैली कॉफी है, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे हाई प्राइसिंग कॉफी है, वर्ल्ड की सबसे हाई प्राइसिंग कॉफी है, जिसके एक कप चाय की कीमत, कॉफी की कीमत, इसके एक कप कॉफी की कीमत लगभग 7,000 रुपए के आसपास है, 7K है। एक कप कॉफी की कीमत कितनी है? 7,000 रुपए के आसपास है। ये विश्व की सबसे महंगी कॉफी की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंगटन घोषणा। क्या है? वाशिंगटन घोषणा। इसका मतलब क्या होगा? वाशिंगटन डिक्लेरेशन एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? अब ये इसका उत्तर क्या है? दक्षिण कोरिया। यानी कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन किन दो देशों के मध्य हुआ? दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। देखिए वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिसे हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौता के अनुसार दक्षिण कोरिया ने अपने स्वयं के परमाणु हथियार या हथियारों का विकास नहीं करेगा। इस समझौते के अनुसार क्या था कि दक्षिण कोरिया ने क्या कहा कि यूएस के साथ एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में यह कहा कि उसके पास जो भी परमाणु हथियार हैं, उन हथियारों का जो डेवलपमेंट है, उन हथियारों का क्या है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट है, वो रोक देगा। लेकिन यदि उसके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण आता है या कोई देश उसके ऊपर अटैक करेगा तो वहां जो उसका जो साथ देगा वो कौन देगा? यूएसए देगा। वो कौन देगा? वो यूएसए देगा। आपको पता है कि हमेशा जो दक्षिण कोरिया है यानी कि साउथ कोरिया, इसका हमेशा डिस्प्यूट रहता है किससे? नॉर्थ कोरिया से। ये नॉर्थ कोरिया वही है किम जोंग उन वाला। ये सन की टाइप से आदमी है, कभी भी मिसाइल मार सकता है। तो इसीलिए वाशिंगटन डिक्लेरेशन, और ये लोग क्या है, ये लोग थोड़ा सभ्य टाइप से हैं, ये अपने ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ठीक है, और ये सन की टाइप से आदमी है, ये कभी भी मार देगा कुछ भी। तो अमेरिका ने कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ये करो और मैं अब क्या काम करूंगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम मुझसे बता देना, ठीक। तो इस पे एक अलग से अगर आप कहेंगे तो टॉपिक बना दूंगा, एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक, कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया यानी कि जो कोरियन पेनिनसुला है, जो कोरियन प्रायद्वीप है, उसके बीच में क्या विवाद है। अभी आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का होस्ट था, यानी मेजबान बना था? देखिए कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबानी किया? इसका उत्तर क्या है फ्रेंड्स? सिडनी ने क्या काम किया था? सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए क्वाड समिट 2023 का आयोजन इस साल 24 मई को किया गया था, 24 मई 2023 को किया गया था, और इसकी मेजबानी कहां की गई थी? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया ने की थी। यह शिखर सम्मेलन क्वाड देशों के नेताओं के बीच तीसरा व्यक्तिगत बैठक की गई थी, जिसमें आपको अगर याद हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो हमारे पीएम हैं, पीएम मोदी भी गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। क्वाड ग्रुप जो है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्वाड जो क्वाड समूह है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो क्वाड में देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। कितने सदस्य देश हैं? 4। अगर कोई पूछे आपसे कि क्वाड में कितने सदस्य देश हैं, तो क्वाड में कितने सदस्य देश हैं फ्रेंड? 4 सदस्य देश हैं। यूएसए है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। 4 देश हैं, ठीक है।
अब इसके अलावा देखते हैं कि क्वाड की जो पहली बैठक हुई थी, क्वाड की जो पहली 2 बैठक हुई थी वो अमेरिका और जापान में हुई थी, और यह पहली बार था, क्या था ये, पहली बार था कि इससे 2 बैठकों से पूर्व जो अमेरिका और जापान में कि ऑस्ट्रेलिया ने इसे होस्ट किया था। इसका मतलब क्या है कि अभी तक इंडिया में क्वाड की कोई समिट नहीं हुई है। यही होता है एलिमिनेशन थ्योरी, कि अगर कभी भी आप लगाएं, आपको अगर उत्तर ना आ रहा हो तो अगर उसमें कभी इंडिया दिया हो तो अब आप समझ गए कि 3 ही समिट हुई है, ठीक है। और 3 समिट में आपको यह चीज समझ में आ गया कि एक अमेरिका में हो गई, एक जापान में हो गई, और एक आपको ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई। तो अगर इंडिया है तो इंडिया तो तुरंत काट देना है। तो इसी तरीके से ट्रिक लगाया जाता है। तो वो पढ़ते पढ़ते अनुभव होगा जब आप ऐसे पढ़ेंगे डिटेल से। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे होते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मई 2030 में नवरत्न कंपनी, ठीक है, सीपीएसई ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? तो देखिए, रेल विकास प्राधिकरण, इसका उत्तर क्या है फ्रेंड्स? रेल विकास प्राधिकरण को हाल ही में सीपीएसई ने क्या दिया? नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ठीक है। अब आइए आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हार्निबल्स प्रोजेक्ट, क्या है? प्रोजेक्ट हार्निबल प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट हार्निबल प्रोजेक्ट, जो आप बोल रहे हैं। हार्निबल प्रोजेक्ट में कौन सी जनजाति प्रमुख भूमिका निभा रही है? तो ये कौन सी जनजाति है? निशी जनजाति, यानी कि कौन सी ट्राइब की बात कर रहा है? निशी ट्राइब। अब आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जो प्रोटेक्ट हार्निबल प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, एक समुदाय द्वारा संचालित परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है? हार्निबल्स की संरक्षण करना है। यह निशी जनजातियों जो है इसमें प्रमुख भूमिका निभा रही है, और यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें पक्के टाइगर रिजर्व के बाहर के जंगलों में काम करता है। अब ये याद देखिए, यहां से 3 प्रश्न बन गए। क्या है ये? पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व कहां हो गया? अरुणाचल प्रदेश में एक हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट जो प्रोटेक्ट हार्निबल प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहां चल रहा है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। इसमें कौन सी जनजाति या ट्राइब्स सहभागिता कर रही है? वो कौन कर रही है? निशी जनजाति कर रही है। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन एक्ट डे 2023 का थीम क्या था? ठीक है, इसका थीम था डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय में, युग में। अगर डिजिटलीकरण में अगर स्किल ना हो, जैसे आज के समय में हर लोग कहते हैं कि नहीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था का भी डिजिटल स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कैरियर तलाशने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 27 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या थी? डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, डिजिटल स्किल फॉर लाइफ। अब आइए हम देखते हैं किस संस्थान ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट जारी किया? किस संस्थान ने प्रमोटिंग मिलेट रिपोर्ट जारी करने के लिए जारी किया? इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? नीति आयोग। किस संस्थान ने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट जारी की? क्या है इसका उत्तर? नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने प्रमोटिंग मिलेट्स नाम से बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। यह बाजार मूल्य खाद्य और सरकारी योजनाओं से संबंधित है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स और जो प्रोटीन है वो प्राप्त हो सके। अब आइए आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, ठीक है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने प्रीपेयर्डनेस एंड रीसाइलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स यानी कि प्रेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है। WHO ने किया है, जो कोविड के बाद की स्थिति को ये दर्शाता है। कोविड के बाद की स्थिति को दर्शाता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई महामारी आती है या कोई पैंडेमिक आता है, इसके
थ्रू, यानी कि कभी अगर आपसे पूछे कि जो ये प्रोग्राम प्रिट जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम चला जाएगा कि हमें पहले से ही प्रिपेयर होना होगा अगर कोई आपदा या विपदा आती है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वर्किंग प्लेस पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए आते हैं, इस वर्ष का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा एक, तो देखिए इस वर्ष का थीम क्या है? अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। ठीक है, राइट एंड वर्क। अब चलिए आते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट 15B क्लॉज के भीतर भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉय का नाम क्या है? क्या है? INS इम्फाल। INS इम्फाल। ठीक है, अब देखते हैं, अधिकांश अरबी गोंद साहिल क्षेत्र, अरबी गोंद साहिल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो किस देश से होकर गुजरता है? साहिल क्षेत्र किस देश से? तो वो सूडान है। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज। अब इससे आपके 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहला, देखिए जो गोंद है ना, अरबी गोंद जो होता है ये फिजी पे, कैडी और कैंडी वगैरह जो खाते हैं ना, चॉकलेट वगैरह, ये सौंदर्य और क्या है, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, जो कॉस्मेटिक की चीजें होती हैं उनमें इसका क्या होता है, मैक्सिमम यूज होता है। तो ये चर्चा में क्यों रहा वो सिर्फ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। यह प्रमुख घटन है। यह गोंद अरब की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70% साहिल क्षेत्र के बबुल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये बबुल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बबुल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और ये सूडान से होकर गुजरता है, यह रास्ता सूडान से होकर गुजरता है। अब ये प्रश्न क्यों बन गया? क्योंकि सूडान में अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। क्या चलाया है? ऑपरेशन कावेरी चलाया है। और ऑपरेशन कावेरी की तरह जो वहां भारतीय फंसे हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, आंतरिक कलह हो रहा है या आंतरिक संघर्ष हो रहा है सत्ता परिवर्तन को लेके। दो जो चीफ ऑफ आर्मी, मतलब एक जो चीफ ऑफ आर्मी है और एक जो उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ हैं, उनके बीच में आर्मी का सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए सत्ता का संघर्ष हो रहा है। तो इसलिए वहां की जो चीजें हैं वो इस समय अभी अस्त व्यस्त तरीके से चल रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, भारत ने ये किसके साथ मिलके किया फ्रेंड्स? यूके के साथ। किसके साथ मिलके किया? यूके के साथ। इंडिया यूके ने मिलके क्या किया? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसके पीछे का जो रीजन क्या है? इसके पीछे का जो रीजन क्या है कि विनिर्माण का क्षेत्र, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होता है, जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया कह लीजिए, और परिवहन प्रणाली, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, उनका जो इंजन दहन होता है उसमें जो डीकार्बोनाइजेशन और हरित हाइड्रोजन को अपनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें मदद मिलेगा। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें तो क्या बात की जा रही है? जनशक्ति प्रदर्शनी। क्या बात की जा रही है? जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया? जनशक्ति एग्जीबिशन का आयोजन किस कार्यक्रम के 100वीं कड़ी के साथ? तो ये इसका उत्तर होगा मन की बात। जो प्रधानमंत्री की मन की बात होती है उसी के साथ साथ जनशक्ति एग्जीबिशन का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 पूछ रहा है के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य है। अब आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे निम्स 2021-22 के अनुसार यह सर्वे किया गया है कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, जो भारत सरकार का सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसने क्या कहा है कि तेलंगाना के बाद विनिर्माण क्षेत्र में, ओवरऑल तो
ओवरऑल में तो है ही है कर्नाटक, लेकिन जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, प्रोडक्शन एरिया है, कर्नाटक सबसे इनोवेटिव स्टेट है। किसके बाद है? तेलंगाना के बाद कर्नाटक जो है वो सबसे इनोवेटिव एरिया, अरे इनोवेटिव राज्य माना गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए, किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन, किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप कभी अपने इंटरव्यू में और मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन का प्रयोग किया गया या पेश किया गया। तो इसमें अभी जो कर्नाटक चुनाव हुआ था ना, उसमें चुनाव आयोग ने क्या काम किया था कि एक ऐप लॉन्च किया था, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप किया था। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप अपने वोटर आईडी से जो आपका नंबर है वो जब आप उसमें दर्ज करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ है, आपका नामांकन है कि नहीं, कि नहीं होता है कई बार कि हम यहाँ रह रहे हैं कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं तो नाम है ही नहीं, तो बहुत ही पर्ची वर्ची वाला लिस्ट वाला सिस्टम हुआ करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है वोटर्स को। तो वोटर्स कई बार इसी कारण मतदान देने भी नहीं जाया करते थे कि कौन इतना झमेला पाले। तो अब ये चीजें क्या कर दी गई हैं फ्रेंड्स कि चीजों को बहुत ही ज्यादा सुगम बनाया गया है कि आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप देख लीजिए कि आपका आपका जो है कि कहां पे किस स्थल पे जाके आपको वोट देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहान मेला, बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाए जाने वाला वार्षिक उत्सव है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ओडिशा। बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके आगे। देखिए, उड़ीसा के नायगढ़ जिले में कोंद जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला, यह सबसे बड़ी बात आप याद रखिए कि 2019 से शुरू किया गया। ये कब से मनाया जाना शुरू किया गया? 2019 से बनाए जाने शुरू किया। और ये दसपल्ली क्षेत्र के 40 से अधिक किसान इसमें भाग लेते हैं। अभी यह एक क्षेत्रीय समूह द्वारा ही ये अभी सीमित है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी, बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी, प्रश्न है कि किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ये कौन था? जापान। जापान ने क्या है? जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को हाल ही में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा के मंत्रिमंडल द्वारा अपनाया गया है। यह पंचवर्षीय, ये क्या है? एक पंचवर्षीय महासागरीय नीति क्षेत्र समुद्री है, जिसे चीनी मुखरताओं के बीच समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये चाइना को डिफेंड करने के लिए बना रहा है। चाइना को क्या करने के लिए बना रहा है? डिफेंड करने के लिए बना रहा है कि इसका भी जो कि महासागर का जो एरिया है ना, जो हिंद महासागर और भी जितने भी आसपास के जो एरिया है ना, वहां पे ये क्या करना चाह रहा है कि अपने आप को भी प्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, अब आइए, कौन सा शहर है जो कावेरी 2x0 वेब आधारित किया? ये अभी आपने देख ही लिया, बेंगलुरु है। अब आइए, वर्ल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, क्या है ये? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग बनी? ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में भारत को कौन से 161। देखिए 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 11 पैदान और नीचे आई है, क्योंकि इससे पहले कितनी थी? वो थी 100, इससे पहले वाले में जो थी वो थी 150, यानी कि जो 2022 में आई थी, जो 2022 में आई थी ना, 2022 में कितनी थी? 150 थी, और 2023 में कितनी हो गई? 161 हो गई, जो रैंकिंग है। ठीक है, जो रैंकिंग है। ठीक है, ये जारी कौन करता है? एक प्रश्न बनता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता कौन है? तो ये है वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी याद रखेंगे तो आप वहां पे आंसर सही करके आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल, आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? उड़ीसा।
आदर्श कॉलोनी पहल किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। रणजीत गुहा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये इंडिया के क्या थे? हिस्टोरियन थे। ये कौन थे? इतिहासकार थे। ये प्रख्यात इतिहासकार थे। इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। रणजीत गुहा ये प्रख्यात इतिहासकार थे, और इनकी जो एक लास्ट में जो 2009 में इन्होंने जो एक किताब लिखी थी वो थी द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, ये कभी पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री जो बुक थी वो किसने लिखी थी? रणजीत गुहा ने लिखी थी। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासन नीति, इमिग्रेशन पॉलिसी पर सहमति व्यक्त की? यानी ये कौन था? मैक्सिको। हमेशा आप देखेंगे ना, अगर आप अमेरिका को देखेंगे, अगर आप मान लीजिए मैप देख रहे हैं, अगर ऐसे, तो कुछ ऐसा मैप है, ठीक है? तो ये क्या है? ये सीमा है ऐसे ही, ठीक है? ये सीमा, ये जैसे देखिए, ये अमेरिका है, ये क्या है? ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये क्या है? कनाडा है। यहीं पे क्या है? ये मैक्सिको है, मैक्सिको है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो यूएसए और मैक्सिको है ना, इनके बीच सीमा का डिस्प्यूट बना रहता है। इनके बीच क्या बना रहता है? ये जो, क्योंकि यहाँ के मैक्सिको में क्या है? बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा क्राइम है। तो मैक्सिको के लोग ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो है कि यूएस में चले जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा इन दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है, ठीक है? अब आ जाइए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी। इस पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किया वो कैबिनेट सचिव को किया जाएगा। किससे नियुक्त किया जाएगा? कैबिनेट सचिव को। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जो किया जाएगा, इसके लिए कैबिनेट सचिव को किया जाएगा, ताकि वह जो समलैंगिक जोड़े हैं वह क्या करेंगे, यानी जो एलजीबीटी वाला है उनके अंतर्गत देख के कि उनकी कमियों, मतलब उनके लिए जो नियम बने, विनियम बने, वो कहीं ना कहीं उनको उससे हताशा ना हो, या उनके भी जो उनका भी जो जीवन जीने का अधिकार है उसका हनन ना हो, ठीक है? अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड आपका? हाल ही में खबरों में रहा विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड? प्रेस की स्वतंत्रता से। फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता से, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था। विंडहोक घोषणा 1991 में अपनाया गया था। यह स्वतंत्र, बहुलवादी, स्वतंत्र और प्रेस से संबंधित है। 19 सिद्धांत इस समय प्राप्त किए गए थे, और इसी के अंगीकरण को लेकर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ध्यान रखिएगा आप ये चीज, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और जो विंडहोक डिक्लेरेशन है, क्या है? विंडहोक डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो 1991 में किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की थी? ये कौन सा है? नागालैंड है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की स्थापना की? इसका उत्तर क्या है? महाराष्ट्र है। इसका उत्तर क्या है? महाराष्ट्र है। इसका मतलब कि अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बने। आपको पता है कि जब से महाराष्ट्र से ही नितिन गडकरी जी आए हैं। महाराष्ट्र से ही कौन आए हैं? नितिन गडकरी जी, जो इस समय भारत के क्या है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनके रहते एक चीज तो है कि जो इस गवर्नमेंट में जो काम हुआ है ना, रोड, यानी कि आप ये कह लीजिए ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या जो रोडें गई हैं या जो हाईवेज बने हैं, ठीक है, जो क्या बने हैं, हाईवेज जो बनी है, यानी कि जिसे राजमार्ग कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं, उनका तो कोई तोड़ नहीं है। अगर आप देखें, मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेसवे बनना है, गुजरात से दिल्ली, गुजरात से मुंबई, मुंबई अरे दिल्ली से आप देखिए देहरादून, दिल्ली से आप देखिए लखनऊ, फिर दिल्ली से डायरेक्ट कोलकाता। तो कहने का मतलब ये जो चीजें बन रही हैं, ये किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो तभी होता है कि जब वहाँ के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो जाए। जैसे सपोज करिए कि आपको कहीं एक से दो जगह जाना है, तो अभी आप देखिए कि हम पीछे क्यों हैं। आप किसी भी डेवलप कंट्रीज को देखिए, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे आप यूएस जाइए या यूरोपियन कंट्री में भी आप देखिए, तो वहां देखेंगे समय की बहुत बचत होती है। जैसे अभी हम कहते हैं कि यार इतने किलोमीटर जाना है, वहां लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। वहां पता है क्या बोलते हैं, 1 आवर की जर्नी है, 2 आवर की जर्नी है। हम कभी बोल पाएंगे कि नहीं हमारी 1 घंटे की जर्नी है? हम बोलते हैं 5 दिन लगेंगे, या 7, मान लीजिए अभी किसी को 150 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो 150 किलोमीटर जाने के लिए उसे 7 घंटे का। लेकिन अगर भी कोई आदमी यूएस में 150 किलोमीटर जा रहा है, तो सीधा सीधा बोल देगा कि मुझे यूएस में जो 150 किलोमीटर जाना है, वो मुझे कितनी देर के लिए जाना है, वो मैं फटाक से मैं जो है कि 1.5 घंटे या 2 घंटे में मैं यूएस में 150 किलोमीटर का जर्नी पूरा कर लूं, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं। तो यही डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट कंट्रीज का क्या होता है, अंतर होता है। यही उन दोनों के बीच में क्या होता है, भेद होता है, ठीक है। तो यह राजमार्ग का सबसे बड़ा चीज है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू कर दिया? तो ये कौन था? मेघालय था। मेघालय में इससे पहले कोयला खनन लग गया था। पर्यावरण और चूंकि यह एक क्या है, सीमित संसाधन है, तो उस पर प्रतिबंध के बाद, लेकिन अभी कुछ थोड़ी बहुत सी छूट के बाद उसे, थोड़ी बहुत जो है पर्यावरणीय छूट के साथ, मतलब कि पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, डेवलप को ध्यान, मतलब उसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई है, ठीक है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए मेइती, मेइती ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ना, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर में मणिपुर विवाद, मणिपुर विवाद के नाम से, विवाद, मणिपुर विवाद पे, इस पे पूरा ना विधिवत वीडियो बना हुआ है। तो ऐसे ही, खैर अभी टाइम कम मिल पाता है, तो जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, तो जो भी वीडियोस बनेंगी वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट कराते आपके साथ चले जाएंगे। तो ये विवाद आप वहां जाके देख लीजिएगा। अभी हम शॉर्ट्स में केवल बस पढ़ लेते हैं कि जो मणिपुर का जो मैतेई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो ये मणिपुर है। अभी आपको पता है मणिपुर में अशांति की चीजें चल रही हैं, वहां पे अभी बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं। तो सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसे नहीं कर रहा हूँ। फिर शॉर्ट में समझ लीजिए कि मणिपुर जो है, मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है, यह विभिन्न क्षेत्रों में रहता है। और मणिपुर में जो विवाद का सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, कि जो जनजातीय लोग हैं और जो नॉन जनजातीय लोग हैं, यानी कि कुछ लोगों को शेड्यूल एसटी में शामिल करना था। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जब उनसे अलाउड किया कि नहीं, उनको आप सिक्योर करके केंद्र सरकार को नोटिफाई कीजिए, तो उसी के बाद जो है ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। तो बाकी आप ये वीडियो देखिएगा जाके मणिपुर विवाद का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च किया। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये इंपॉर्टेंट है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की क्या की है, मेजबानी की है, होस्टिंग की है? किसने की है? जर्मनी ने की है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है एक वार्षिक मंच है, एक वार्षिक मंच है जो इस साल मई के महीने में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो है, कि आप एक बार कमेंट करके बताइए कि जो यूएन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है, का आयोजन किया गया था। यह एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मंच है और इसे पीसीडी श्रृंखला में जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संचालित किया गया था। अब आइए आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भारतीय नौसैनिक जहाज को 36 साल के सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था? यह था आईएनएस मगर, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने कैन सी 2023 समिट की मेजबानी की थी? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में यूएस सरकार ने कैन सी 2023 समिट
का क्या किया था, मेजबानी किया था। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है? G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आरबीआई। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी सैन्य इकाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सी सैन्य इकाई अंशकालिक स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन जो भारतीय सेना की सहायता करता है, ये कौन सा है? प्रादेशिक सेना। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉकी लैंड पोर्ट, डॉकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, भारत और किस देश के बीच स्थित है? ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। डॉकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में किया गया था, तो जो लॉकी लैंड पोर्ट है ये किसके बीच? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच इसका इसका संबंध है, जो कि ये 10वें भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, 10वें भूमि बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय के डॉकी में किया गया था। ये कहाँ पे है? मेघालय के डॉकी में किया गया था। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपने मैप देखा होगा तो यहीं पे बांग्लादेश है, यहीं पे पूर्वी जो हमारे जो पूर्वी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन दोनों की लगभग उनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं, कुछ राज्यों की, उन्हीं में से एक है। मेघालय के पास है डॉकी लैंड पोर्ट, मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। यह लैंड पोर्ट व्यापार को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच में जो आवागमन है उसको क्या है, यात्रा को आसान करेगा। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमिज की स्थापना की है? ये हो गया FAO। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन। अब आपके पास दो प्रश्न बनते हैं। FAO, ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट कीजिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकाशवाणी किस संस्था का स्थायी नाम होगा? आकाशवाणी किस संस्था का? इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो। हाल ही में सरकार ने कहा है कि जो जितने भी ऑल इंडिया रेडियोज हैं उन सब का नाम अब इन सबको मर्ज करके आकाशवाणी के ही नाम से पूरे भारत में चलेगा। आपको बता दें कि भारत के लगभग 92% क्षेत्रों में 92% क्षेत्रों में आकाशवाणी का संचालन बहुत ही सुगम्य तरीके से होता है और ये निर्बाध रूप से जारी रहेगा। लेकिन बस ये आकाशवाणी संस्था का अस्थाई नाम होगा, ये ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी में मर्ज कर दिया गया है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ित मरीजों को सहायता देने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है? तो ये क्या है? ये उड़ीसा है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड यानी कि डिजिटल हेल्थ कार्ड को क्या किया है? प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इनिशिएट किया है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट स्मार्ट किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट स्मार्ट किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है? शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मामलों के मंत्रालयों से यह संबंधित है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साइबर सुरक्षित भारत किस संस्थान केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? साइबर सुरक्षित भारत किस संस्थान या केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका उत्तर क्या है फ्रेंड? सही, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। आपको पता है कि आज के समय में ना जो साइबर सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे भारत का डिजिटलाइजेशन होगा, जैसे जैसे डिजिटल चीजें आगे बढ़ेंगी, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, चाहे जो भी है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है कि हम बहुत सी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, बहुत से पासवर्ड होते हैं, पेपरलेस वर्क हो सकता है। लेकिन फिर वहीं पे इसका जो साइबर का जो क्राइम है, इसका भी खतरा बढ़ता है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी भारत सरकार को कदम उठाने होंगे, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है? किस देश ने 11 साल बाद अरब लीग में वापसी की है? तो इसका उत्तर है वो है सीरिया। सीरिया अब क्या है?
अरब जो लीग है उससे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया है। इसको पहले निलंबन कर दिया गया था। अब आइए आते हैं, किस संस्थान ने रेस टू नीट जीरो, किस संस्थान ने रेस टू नीट जीरो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये कौन है? यूएन का एक डिपार्टमेंट है, ईस्केप, ESCAP, ठीक है। देखिए बैंकॉक स्थित यूएन का जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, जो इस्पेक का, क्योंकि यूएन के बहुत से डिपार्टमेंट है। आपके पास एक प्रश्न है, यूएन के टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं बताइएगा? यूएन तो एक संस्था हो गई ना, एक तो बॉडी हो गया, तो उसके कितने अंग हैं? यूएन के कितने अंग हैं बताइएगा? यूएन के जो अंग हैं वो कितने हैं, कमेंट करके बताइए। शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत, ध्यान देखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देश चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के द्वारा प्रथम चीन मध्य एशिया प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि चाइना सेंट्रल एशियन समिट की मेजबानी की? ये किसने किया? चीन ने किया है। चलिए आइए आते हैं आगे। अच्छा, इसमें आप केवल ये जान लीजिए कि इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने भाग लिया था। आप ये देखिए ना, सेंट्रल एशिया है ये, इसे क्या बोला जाता है? जितने ये देश है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उर्कमेनिस्तान, ये सारे कितने आते हैं? 5। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 देश है ना, ये 5 देश कितने आते हैं? सेंट्रल एशिया में आते हैं। और ये अभी रिसोर्स यानी कि जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है ना, यानी कि जो इसमें जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। तो चाइना हमेशा 2-3 जगह फोकस करता है। एक तो चाइना फोकस कर रहा है, अभी अब आएगा एक प्रश्न हो सकता है, चाइना एक टॉपिक है तो उसका प्रश्न बना होगा। चाइना फोकस कर रहा है, देखिए अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो चाइना फोकस कर रहा है अफ्रीका पे और सेंट्रल एशिया पे, ठीक है। और बाकी तो फोकस हर जगह कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके पास पर्याप्त पैठ है। यहाँ पे उसके पास क्या है? पर्याप्त पैठ है। अब आइए आते हैं, देखते हैं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फोरम लॉन्च किया है? किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फोरम लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना की सरकार ने। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने वाटसोनेक्स AI और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है IBM ने। इसका सही उत्तर क्या है? IBM ने। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये जो पॉड टैक्सी है ना, पॉड टैक्सी, अगर आप ये पॉड टैक्सी अगर देखें तो ये क्या होता है? ये एक ड्राइवरलेस वाहन है। क्या है ये? ड्राइवरलेस, मतलब इसको कोई ह्यूमन नहीं चला रहा है, ये मैकेनिज्म है, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है और एक जगह से दूसरी जगह को बहुत तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा ड्राइवरलेस है ये, ठीक है। आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके आपको दिखेगा। तो ये सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नोएडा में जो मतलब जो जेवर बन रहा है ना, जेवर एयरपोर्ट से ये नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, वहां से वहां तक लोगों को ले जाने के लिए इसका अभी पहली बार उपयोग किया जाएगा। तो बहुत द्रुतगामी से, मतलब बहुत तीव्र स्पीड से ये एक जगह से दूसरी जगह के डेस्टिनेशन को कम करेगा विदाउट एनी मैन पावर यूज किए, ठीक। आइए आते हैं नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये अभी असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इसका उत्तर असम है। मैं आप क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य की पहल है? तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? असम। ये असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह योजना किया कि प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य पैसा दिया जाएगा कि अगर उन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य से रिलेटेड तो उसके उपचार के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 4200 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इजराइल। आपको पता है कि भारत और इजराइल के संबंध हमेशा
मित्रवत रहे हैं। तो इसराइल ने भारत के साथ एक मोबिलिटी समझौता किया है जिसके अंतर्गत क्या है 42,000 भारतीय जाके वहां पे काम कर सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी एओलोस सैटेलाइट एजेंसी ने एओलोस सैटेलाइट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ईएसए ने किया है। ईएसए ने किया है। देखिए, एओलो सैटेलाइट ईएसए द्वारा विकसित किया गया है सबसे प्रभावी मौसम उपग्रहों में। ये क्या है? ये मतलब कि ये ऐसा है ना कि मौसम की चीजों को जो है कि ये बहुत ही आसानी से, क्योंकि जो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना उसमें भी अभी तकनीक की बहुत कमी है। ठीक है, क्योंकि अभी भी, लेकिन पहले की अपेक्षा और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि अब हमें क्या मिलता है कि बहुत ही तीव्र गति से क्या मिलती है, हमें जानकारी मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि अभी बारिश होगी, लेकिन अभी वो बारिश होगी या नहीं होगी ये चीज कंफर्म, लगभग कंफर्म होता है, 90% एक्यूरेसी रहती है। तो उसको 100% करने की अब कोशिश की जा रही है। चलिए आइए आगे जा रहे हैं। किस संस्थान ने आईड्रोन यूनिवर्सिटी के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? तो ये किसने किया? आईसीएमआर ने किया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने किया हाल ही में आईड्रोन ने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्य में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही उत्तर फ्रेंड क्या होगा? गुवाहाटी। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या होगा? गुवाहाटी। अब आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया? इसका सही उत्तर क्या है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ने। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले